दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख सकते हो। अगर आप देख लेते हो तो आप अपने करियर में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हो। आप बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में तो जब भी हम ग्रेजुएशन करते हैं या किसी अच्छे कॉलेज से अगर एमबीए वगैरह पास करते हैं तो हमारा ये इच्छा होती है कि हम अ, ये बैंकिंग में अपना करियर। लेकिन एक बहुत बड़ा हर्डल आता है बैंकिंग में करियर बनाने में, और वो ये होता है कि उसके एक्सपीरियंस के डिमांड होता है कि आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होने चाहिए किसी भी जॉब के लिए या किसी भी प्रोफाइल के लिए आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस एक्सपीरियंस के अभाव में लोग बैंकिंग सेक्टर में घुस नहीं पाते, और अगर घुस भी पाते हैं तो ऐसे जॉब प्रोफाइल में घुस पाते हैं जो शायद उनको पसंद ना हो, और वो जॉब उनके लिए बहुत ज्यादा दिन पर टिक नहीं पाता। तो ऑल्टरनेटिव टू बैंकिंग और क्या सेक्टर्स हो सकते हैं अगर बात करें तो एक बीएफएसआई एक बहुत बड़ा सेक्टर जो बैंकिंग के अलावा काफी दूसरे सेक्टर्स को अपने आप में इंक्लूड करता है। चलिए देखते हैं बीएफएसआई एग्जैक्टली है। बीएफएसआई में बैंकिंग प्राइमरी है। बैंकिंग में काफी बैंक्स जो यूनिवर्सल बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, और रीजनल रूरल आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। बैंकिंग तो एक सेक्टर हो गया, वो एक अलग ही है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें आप अपना आपको एक्सप्लोर कर सकते हो, जॉब के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो। वो कौन कौन सा सेक्टर? दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है एनबीएफसी। एनबीएफसी बहुत बड़ा जॉब हो रही है। ये केवल अ, ये फाइनेंस ही नहीं बल्कि ये बहुत सारे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को इंक्लूड करता है। एनबीएफसी पर्टिकुलरली होते क्या है? एनबीएफसी जो लोगों को लोन देते हैं, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, या कुछ कुछ केस में सिक्योर्ड क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस काफी बड़े ब्रांड्स के द्वारा रन किए गए। तो अगर आप इन सेक्टर में भी अपना कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे तो आप सेल्स या फिर ऑपरेशंस या फिर दूसरे रोल्स में भी अपने करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। एनबीएफसी के अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या माइक्रो बैंकिंग के नाम से। एग्जैक्टली माइक्रो बैंकिंग उसे बोला जाता है जो बहुत स्मॉल स्केल में बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और बहुत लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों, जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी कोलैटरल के लिए नहीं होते हैं, जिनके लोन्स अनसिक्योर्ड होते हैं, जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म में घुसना चाहते हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। तो ये ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो काफी ऑर्गेनाइज्ड है, वो अभी धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं स्मॉल फाइनेंस में। और अगर आप इनको भी अपना कैरियर बनाने की कोशिश करो तो आप इस सेक्टर में काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। तीसरा सबसे फास्ट और सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है, सेक्टर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस केवल लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है, और हेल्थ इंश्योरेंस। ये तीनों सेगमेंट्स मिलाकर इंश्योरेंस बहुत बड़ा सेक्टर होता है। सबको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में एलआईसी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जॉब क्रिएशन के लिए। ये शायद रेलवे से के बाद एलआईसी का ही नंबर आता है जॉब्स। तो ऐसे दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स भी इंश्योरेंस में मौजूद है जो काफी जॉब क्रिएट कर रहे हैं, और उनमें भी केवल सेल्स नहीं, सेल्स के अलावा भी काफी सारे प्रोफाइल है। वो ऑपरेशंस है, कंप्लाइंस है,
कस्टमर सर्विस है, ये सारे प्रोफाइल्स क्रिएट होते हैं। इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा चौथा एक बहुत बड़ा सेक्टर है एएमसी। एएमसी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम से होता है, जो अपना म्यूचुअल फंड खड़ी करते हैं और उस म्यूचुअल फंड को फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस के थ्रू उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हाउस बैंक्स भी होते हैं, कुछ एनबीएफसीज भी होते हैं और कुछ बड़े ब्रोकर्स भी। तो ये म्यूचुअल फंड सेक्टर भी आपके लिए जॉब का एक बहुत बड़ा स्पेस बनता है। उसमें भी काफी सारे रूल्स, सेल्स, मार्केटिंग, कंप्लायंस, कस्टमर सर्विस, ये सारे रोल्स उसमें भी होते हैं। उसके अलावा ब्रोकिंग हाउसेस, काफी सारे ब्रोकिंग हाउस ब्रोकर्स हैं, जो काफी ऑर्गेनाइज्ड ब्रोकर्स, ये सारे ब्रोकर्स भी बहुत अच्छा सैलरी पे लोगों को रिक्रूट करते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जॉब आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बैंकिंग के लिए की है, तो आप अगर इस इंडस्ट्री को ठीक से समझ पाए, तो मैंने जितने भी इंडस्ट्री का इसके पहले बात किया, आप उस इंडस्ट्री को अच्छी तरह समझ पाए। बैंकिंग में बेसिकली दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक रिटेल बैंकिंग और दूसरा होलसेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग छोटे स्केल में कस्टमर को जब बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको रिटेल बैंकिंग। ये पर्टिकुलरली इंडिविजुअल से डील करते हैं। और दूसरा होता है होलसेल बैंकिंग, जो कॉरपोरेट्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं, लेकिन इसमें कुछ सब डिपार्टमेंट्स काफी कॉमन होते हैं। तो रिटेल बैंकिंग में बाइफरकेट अगर किया जाए तो उसमें लाइबिलिटीज होते हैं और एसेट्स होते हैं, और तीसरा ऑडिट एंड कंप्लायंस होता है, जो रिटेल और होलसेल दोनों के लिए होता है। लाइबिलिटीज उसको बोला जाता है जो डिपॉजिट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये डिपॉजिट सर्विस सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और बहुत सारे डिपॉजिट और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर ये लाइबिलिटीज सेक्शन रिटेल बैंकिंग का डील करता है। एसेट उस सेक्शन को बोला जाता है जो लोन्स के में डील करता है, जो डिफरेंट टाइप के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ब्रांच से ही करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स के लोन्स होते हैं और उसको रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में तब तक रखा जाता है जब तक उसके बेनिफिट्स इंडिविजुअल कस्टमर को पहुंचते हैं। वो जैसे ही बड़े तादाद में कन्वर्ट हो जाता है या बड़े कस्टमर के लिए अवेलेबल कराना होता है, तो वो होलसेल बैंकिंग में करते हैं। होलसेल बैंकिंग में कौन सारे इंस्टीट्यूशंस है जो होलसेल बैंकिंग ग्रुप डील करते हैं। होलसेल बैंकिंग में अगर देखा जाए तो एक बड़ा सेक्टर है गवर्नमेंट बैंकिंग। जब गवर्नमेंट को बैंकिंग की आवश्यकता होती है, तो किसी भी बैंक होलसेल बैंकिंग डिपार्टमेंट या जीबीजी डिपार्टमेंट उसको हैंडल करता है। उसके एंड टू एंड सर्विस, उसके रिलेशनशिप एक्वायर करने से लेकर उसके सर्विसेज और बाकी सारे जरूरतों को मिलता है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, वो पर्टिकुलरली होलसेल बैंकिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी रहते हैं और इसमें सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी रहते हैं। और तीसरा होता है टास्क। टास्क अपने आप में चार सेगमेंट्स को, सब सेगमेंट्स को इंक्लूड कर लेता है। टास्क में एक आ जाता है ट्रस्ट, टी फॉर ट्रस्ट, ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर सोसाइटीज और सी से क्लब। तो ये चारों मिलकर एक छोटा सा एक सेगमेंट बनता है, जो कि होलसेल बैंकिंग के तहत डील किया है, ताकि उनको पर्सनलाइज्ड सर्विसेज मिल सके।
चलिए, ये अगर आप अच्छी तरह जान लें कि बीएफएसआई सेक्टर ही आप क्यों ऑप्ट करेंगे, क्या इसमें खूबी है, जब आप इस चीज को जान पाएंगे कि वाई एग्जैक्टली टू ऑप्ट बीएफएसआई सेक्टर, तो आप सेल्फ ड्रिवन हो जाएंगे जॉब के इम्पोर्टेंस के लिए और जॉब में आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है जॉब स्टेबिलिटी। पूरे दुनिया ने पेंडेमिक के दौरान देखा है कि लोग अपना जॉब लूज किए, ऐसे कंपनी में काम कर रहे थे जहाँ प्रोजेक्ट्स नहीं थे, और प्रोजेक्ट्स के अभाव में लोगों को हटाया गया। इवन प्राइवेट सेक्टर्स जो होटल इंडस्ट्री थे या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थे, उसमें से भी काफी लोगों को निकाला। लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर था, या बीएफएसआई एक ऐसा सेक्टर था, जहां जॉब लॉस मिनिमम थी, या कहे तो न के बराबर। तो जॉब स्टेबिलिटी ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है बीएफएसआई जॉब के लिए चूज करना। दूसरा एक बड़ा रीजन है, वो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, और आप छोटे छोटे चीजों को के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। इसमें एक सिस्टम के अनुसार सारा चीज चलता है, वो चाहे आपका सैलरी हो, या फिर आपके पीएफ हो, या फिर आपके हेल्थ सर्विसेज हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, सारा कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में एक पर्टिकुलर सैलरी का डेट, दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी काफी लेट से आती है, लेकिन बैंकिंग में सैलरी लेट से नहीं आती है, वो एक अपने टाइम पे आती है। और दूसरा उसके जो प्रमोशंस के तरीके होते हैं या प्रमोशंस के पॉलिसी होते हैं, वो भी काफी ऑर्गेनाइज्ड और ट्रांसपेरेंट होते हैं, और आपको समय समय पर आपकी सैलरी प्रॉपरली बढ़ाए जाते हैं, और आपको उसको ट्रांसपेरेंट वे में आपके सैलरी को स्लिप दिए जाते हैं। सारा एचआर प्रोसेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। तीसरा एक बड़ा कारण है सोशल एक्सेप्टेंस। अगर आप बैंकिंग जॉब कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि दूसरे किसी भी सेक्टर से आपका सोशल एक्सेप्टेंस या सोसाइटी में आपका इम्पोर्टेंस ज्यादा, क्योंकि आप बैंक में काम कर रहे हैं। अब लोगों को ये समझ में आता है कि अगर ये बैंक में काम कर रहा है, तो ये काफी सुलझा हुआ बता, और इससे मेरे को तरीका से डील कर रहा है, और आपकी इज्जत भी बढ़ती है। तो एक सोशल एक्सेप्टेंस इज वेरी बिग फैक्टर, जिसमें आप बैंकिंग जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा, वॉल्यूम। जिस वॉल्यूम के जॉब से अवेलेबल होते हैं बैंकिंग में जॉब, उतने वॉल्यूम के जॉब किसी भी सेक्टर में अवेलेबल नहीं, और वो अपने आप में इतना बड़ा है कि आप जिस भी जगह रहते हैं, उस जगह में वो जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। आपको जॉब्स के लिए बड़े सिटीज में जाकर स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने घर में रह के भी अपने जॉब्स को पा सकते हैं, और आप कर सकते हैं, जब आप इनिशियल फेज, अपने जॉब के इनिशियल फेज में हैं। पांचवा, लर्निंग एंड ग्रोथ। ये अपॉर्चुनिटी बैंकिंग और फाइनेंस में दूसरे सेक्टर के लिए अपेक्षा है। दूसरे सेक्टर से अगर तुलना किया जाए, तो ये अपॉर्चुनिटी, लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी है, क्योंकि एवरी स्मॉल टाइम फ्रेम, ये इनको अपना इनोवेशन होना ही पड़ता है, और लोगों को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। और इसके अलावा भी इसमें इतने क्रॉस डिपार्टमेंट्स हैं कि आप एक डिपार्टमेंट्स के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी रिक्वायरमेंट्स को आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आप अपने जॉब में तेजी से आगे बढ़ सकें। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है रेम्यूनरेशन एंड ये काफी रेम्यूनरेटिव है। जैसा कि मैंने बात किया, सैलरी का एक फिक्स रेट होता है, सैलरी डिले नहीं होता है, और सैलरी ईयर ऑन ईयर
क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ते हैं। और अगर आप इन बिटवीन अच्छा काम कर पाओ तो आपको वो रिवॉर्ड भी करते हैं। आपके सैलरी दूसरों के अच्छा चलते बढ़ते हैं और आपके प्रमोशंस के भी एवेन्यूज काफी खुल जाते हैं। तो बैंकिंग जॉब्स अच्छा तो है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस जो आप भी जानते होंगे और काफी लोगों में ये चर्चित चैलेंज है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, ऑपरेशंस हो, सेल्स हो या फिर ऑडिट हो, हर डिपार्टमेंट में एक जॉब स्ट्रेस होता है। क्योंकि उसमें जॉब स्ट्रेस होने के कारण है वॉल्यूम ऑफ जॉब बहुत ज्यादा है और एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। आप ये बोल नहीं सकते हैं कि आप तो ऑपरेशंस का जॉब है तो मैं आज नहीं करके 4 दिन बाद अपना काम करूंगा। आपको डे बाई डे सेम डे आपको ऑपरेशंस की जॉब करनी होगी। आप अगर उसको डिले करेंगे तो कस्टमर सर्विस में इम्पैक्ट करेगा, फिर आपके वो जॉब पर, इसलिए जॉब के स्ट्रेस होते हैं। लेकिन आप इन चीजों को अगर जॉब स्ट्रेस कैसे नहीं क्रिएट करना हो अगर सीख पाएंगे तो आप सक्सेसफुल बैंकिंग जॉब कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल बैंकर। बैंकिंग जॉब में चूंकि स्ट्रेस होते हैं तो ये स्ट्रेस सबके लिए है। इस स्ट्रेस का एक कारण कि आपको सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट बहुत कम है। आपको सिखाने वाले लोग बहुत कम होते हैं और आप स्ट्रगल करते हैं चीजों को जानने के लिए। और अगर कहीं आप फंस जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट करने वाला कोई जल्दी मिलता नहीं है और आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है या अपने सीनियर के पास बहुत बार जाके बोलते हो तो ये सारे सपोर्ट। लेकिन अपने से अगर आप खुद पे खुद अगर पहले से जॉब के पहले इन सारे चीजों को समझ जाए तो ये सपोर्ट की कमी आपको महसूस नहीं। आप खुद पे खुद उस चीजों का सामना कर पाएंगे, किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को आप हैंडल कर। तीसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन। आपको केवल इंटरनल अपने कोलीग से कंपटीशन नहीं होते टारगेट्स या अचीवमेंट्स के, आपको एक्सटर्नली दूसरे बैंक से भी कंपटीशन फेस कर, क्योंकि कस्टमर लिमिटेड है और बैंक दिन पे दिन बढ़ते हैं। तो आपको वो स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे कि आप दूसरे बैंक के कंपटीशन में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं और उसका सामना आप इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। तीसरा, हर एक बैंक एक पर्टिकुलर रेट में ग्रो करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारा एम्प्लॉय केवल आए, सैलरी भी ले और चले। तो वो हर एक एम्प्लॉय को देखना चाहता है कि वो प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आप अगर आ रहे हैं, आप अगर सैलरी ले रहे हैं तो इन टर्न आप बैंक को या अपने कंपनी को कुछ वापस करें, मॉनिटरी टर्म्स में वापस कर। तो आपका एक सर्टेन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट प्राइस डिफाइन किया हुआ रहता है और आपको उसे पूरे करने पड़ते हैं। एयर मिनिमम प्रोडक्टिविटी टारगेट्स एक अलग चैलेंज है जो थोड़ा टारगेट्स और प्रोडक्टिविटी में अंतर है। टारगेट्स हमेशा प्रोडक्टिविटी से थोड़ा ज्यादा, प्रोडक्टिविटी सरवाइव करने के लिए जरूरी है और टारगेट अचीव करना आगे बढ़ने के लिए। एक चैलेंज है नेपोटिज्म। एक दूसरे को बहुत फेवर किया जाता है एम्प्लॉइज में, ये प्राइवेट सेक्टर का कल्चर है। तो नेपोटिज्म एक कहीं न कहीं जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाता है। और ये अगर आप ऐसा सोचेंगे कि एक बैंक में नेपोटिज्म है, शायद दूसरे में नहीं होगा, तो नेपोटिज्म और पॉलिटिक्स, सच तो ये है कि ये हर एक बैंक में मौजूद है। जहां पर आप भी काम करते हैं तो ये प्राइवेट बैंक
या प्राइवेट कंपनीज का ये कल्चर है कि जब लोग होंगे, काम करेंगे, तो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म रहेगा, पॉलिटिक्स भी रहेगा। लेकिन आपको अपने आप को अपग्रेड करने पड़ेंगे और सीखने पड़ेंगे कि आप इन सारे चीजों से ऊपर जाकर कैसे काम कर पाए और सक्सेसफुली कैसे सरवाइव कर। सब लास्ट और सबसे बड़ा रीजन जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ पेशेंस। ना तो आपके सुपरवाइजर को पेशेंस रहता है और न ही बैंक को पेशेंस रहता है कि आप आज नहीं 2 महीना बाद अपने टारगेट्स के प्रोडक्टिविटी या अपने वो बहुत इम्पेशेंट रहते हैं। उनके धैर्य की बहुत कमी रहती है। इसलिए ये बैंकिंग जॉब चैलेंजिंग होते हैं। लेकिन अगर आप ये जॉब लेने के पहले ही आप ये सीख जाएं कि क्या क्या रिक्वायर्ड डिलीवरेबल्स है, आपसे क्या उम्मीद रहेंगे और आपको कैसे करने हैं, तो आप ये सारे चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। ये सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों के लिए आपके पास बेसिक कुछ स्किल्स के होने काफी जरूरी है। वो कौन से स्किल्स है? ये बेसिक स्किल्स जो एक आदमी को सक्सेसफुल हैकर बनाता है या एक सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल। पहला तो है अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आप जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके प्रोडक्ट्स के कंपटीशन में है, वो इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपको चाहिए। अगर आप बैंक में हो तो आपको फिक्स डिपॉजिट भी जानने पड़ेंगे, आपको रेकरिंग डिपॉजिट भी जानने पड़ेंगे, काफा तो जानने पड़ेंगे, लेकिन आपको बॉन्ड्स के बारे में भी जानने, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके कस्टमर्स आपके फिक्स डिपॉजिट की तरफ ना बॉन्ड्स की तरफ चले। तो अगर आप बॉन्ड्स को ठीक से समझ पाएंगे तो आप बैंक अपने कस्टमर को अपना खुद का प्रोडक्ट ठीक से पिच कर पाएंगे और ठीक से क्लोज कर पाएंगे। वैसे ही ये म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स, स्टॉक्स, शेयर्स को बोला जाता है, शेयर्स और डिवेंचर्स को बोला जाता है। तो इन सारे चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना काफी अहम हो जाता है अगर आप उन चैलेंजेस जो मैं प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किए उन चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल एनालिसिस। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में एंट्री पाना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर आपको बेसिक बेसिक चीजें जानने की आवश्यकता तो जरूर है। जैसा कि अगर कोई प्रोडक्ट में कोई इन्वेस्ट करता है तो उसके प्रॉफिट और लॉस के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, आप उनको कैसे कंप्यूट करेंगे। वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, उनके टैक्स के इम्पैक्ट्स क्या है। इन सारे चीजों को जब आप समझने लगेंगे तब आप अपने कस्टमर को भी उस हिसाब से समझाने लगेंगे, तो आपके सेल्स और आपके प्रोडक्टिविटी और टारगेट्स भी अचीव होते दिखेंगे, ताकि आपके स्ट्रेस जॉब में मिनिमम होंगे और आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। चाहे वो एसेट हो, डिपॉजिट सर्विस हो या लोन, एसेट हो या लायबिलिटी, दोनों में रिस्क कंपोनेंट बैंक में काफी हाई है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट के होने चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक कस्टमर ऑनबोर्डिंग में जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट वो कस्टमर के ट्रांजैक्शंस में होता है, रेमिटेंस में होता है, कैश हैंडलिंग में होता है और लोन्स में होता है, क्रेडिट्स में। क्रेडिट डिफॉल्ट्स को रोका जा सकता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और चौथा है कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन ऐसे होना चाहिए जो क्लैरिटी हो, जिनकी क्लैरिटी हो, छोटे हो, क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो और इम्पैक्टफुल।
लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो ये तीन चीज आपके कम्युनिकेशंस में शामिल होने चाहिए। एक क्लैरिटी, दूसरा क्रिस्प होने चाहिए और इम्पैक्टफुल होने चाहिए। आप अगर किसी से बात कर रहे हो उस पर एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन होने चाहिए। पांचवा, कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी तो काफी अब पुराना हो गया है। अब केवल वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तक सीमित नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आगे बढ़ चला है। तो आपको अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में सर्वाइव करना है, सस्टेन करना है, तो आपके एक्सेल कॉम्पिटेंसीज चाहिए। आपको कुछ कुछ एडवांस फंक्शंस इस एक्सेल में जानने हैं, तो आपको ये चाहिए। पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें भी आपको कुछ कॉम्पिटेंसी चाहिए, क्योंकि इन सारे चीजों को प्राइवेट सेक्टर में काफी सीरियसली देखा जाता है। और जिनके पास ये सारे कॉम्पिटेंसी रहते हैं उनकी ग्रोथ के पॉसिबिलिटी काफी हाई रहती है। और अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपने कस्टमर का कन्वर्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको जानना है। और उसके अलावा मशीन लर्निंग तो है ही, और कुछ पैकेजेस करके आप कैसे बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टमर के सामने, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव हो। और इन सारे चीजों को आपको समझना होगा। सेकंड, अगर बात करें तो इन सारे क्वालिटीज को शार्पन करने के लिए हमारे कुछ मॉड्यूल्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए इमर्जिंग बैंकर्स है, और ऐसे लोग जो अदर देन बैंकिंग सेक्टर 6 महीने काम कर रहे हैं उनके लिए प्रूडेंट बैंकर्स है। और ऐसे लोग जो बैंक में ही हैं और किसी कारणवश ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या जितना ग्रो होना चाहिए उतना ग्रो नहीं हो रहे, उनके लिए प्रो बैंकर्स है। 6 मंथ से 10 इयर्स अगर आप बैंकिंग फिनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप हमारे प्रो बैंकर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें ये सारे हमारे प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स है कि उसका प्रोसेस क्या है, उसमें एनरोल करने का। जब एनरोल करने के पहले ही उसके आपके फिटमेंट के लिए हम एक स्क्रीनिंग करते हैं। उस स्क्रीनिंग में अगर आप जगह पर रखते हैं, जिस जगह पे रखते हैं उस हिसाब से आपको प्रोसेस किए जाते हैं। जब आपके एनरोलमेंट हो जाते हैं उसके बाद आपके पेमेंट के अम, ये गेटवे खुल जाते हैं। आप जब पेमेंट कर देते हैं देन वी स्टार्ट सीइंग क्लासेस, और वो काफी इंटरेक्टिव होते हैं और कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन उसमें बहुत देते हैं, ताकि आप, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड्स में बात किया, जो बैंकिंग चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को आप इफेक्टिवली सामना कर पाए, और चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए, और अपनी जॉब में आप आगे जाएंगे, तेजी से बढ़ेंगे। और हमारे इस मॉड्यूल्स में बीच में पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं। आप कितना समझ पाएंगे, ताकि आपको फिर से समझाया जा सके, क्योंकि ये 2 मंथ्स में आपको एक बैंक के लिए तैयार करना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो आप आपके समझ के ऊपर कंप्लीटली हमारे मॉड्यूल्स डिपेंड करते हैं, और आपका जॉब डिपेंड करता है। और जब प्रोग्राम खत्म होने को रहते हैं तो मॉक इंटरव्यूज भी रहते हैं। आप उस मॉक इंटरव्यूज को अपियर प्रैक्टिस सेशन आप कर सकते हैं, और जहां जहां आपकी कमी है उसमें सुधार कर सकते हैं। एट लास्ट, प्लेसमेंट इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एमएफआईज एम्स, ये सारे सेक्टर्स में हम हमारे नेटवर्क के थ्रू हम कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट का 100% सपोर्ट देते हैं, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज किए हुए कैंडिडेट्स हैं वो कभी भूलते नहीं है, और उनको किसी न किसी सेक्टर में एंट्री मिल जाए। चलिए आप आते हैं
इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके आए हुए अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से कभी निकलेंगे नहीं। एक है इम्प्रॉपर ड्रेसिंग। ड्रेसिंग आपका उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही रहनी चाहिए। अगर बैंकिंग की डिमांड एक पर्टिकुलर टायर की है तो आपको ये उस अटायर में ही ड्रेसअप करने चाहिए। दूसरा है हैंडशेक्स। यू शुड बी स्मार्ट है ना, आपको इतने स्मार्टनेस होने चाहिए कि आप इंटरव्यूअर से आप हैंडशेक कर पाओ और अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ। आपने थर्ड है, आप कंप्लेनिंग नेचर के नहीं होने चाहिए। आप बिल्कुल या तो अपने प्रेजेंट जॉब या प्रेजेंट सुपरवाइजर या प्रेजेंट टीचर उनके बारे में आपको कंप्लेन नहीं करनी है। चौथा है इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल देखने हैं, आपको समय से पहले मौजूद होने हैं और जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल में रहने चाहिए। जब आपसे मांगे जाए तब आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। बैड माउथिंग, दूसरा का कंप्लेन करना या फिर दूसरों के बारे में गलत बोलना, ये इंटरव्यू हर एक इंटरव्यू के ये अगेंस्ट में और आपके इंटरव्यूज खराब आपके हाथ से निकल जाएंगे अगर आप इन सारी चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो ये सारी चीजों को अगर आप ठीक से समझ पाएंगे और एक नेगेटिव और पॉइंट है, अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, अगर आप तैयारी नहीं करके जाएंगे इंटरव्यू तो आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे नहीं और आप रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ नहीं, और अगर क्वेश्चंस आप पूछ नहीं पाएंगे तो ये आपके इंटरव्यूज के लिए एक बाधक क्रिएट हो जाएगा, एक हर्डल बन जाएगा। टॉकिंग टू मच, आप जरूरत से ज्यादा अगर इंटरव्यू में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये भी आपके अगेंस्ट में ये जाता है और आपको बड़ा टू दी पॉइंट बात करने होते हैं और टू दी पॉइंट जब होते हैं तो आप जरूरत से ज्यादा अगर अपने परिवार में किसी एक अच्छे सक्सेसफुल आदमी की चर्चा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, या फिर आप अपना कुछ अनरियलिस्टिक अचीवमेंट की बातें कर रहे हुए, तो ये सब आपके नेगेटिव पॉइंट्स पे करो। इन सातों चीजों को अगर आप समझदारी से अगर समझ जाओगे तो आपके इंटरव्यूज के रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए अभी आपको नेटवर्क बिल्डिंग और उसके क्या बेनिफिट्स है और वो कैसे नेटवर्क बिल्डिंग करने चाहिए, नहीं। नेटवर्क बिल्डिंग आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा देती है, चाहे वो आप जहाँ काम कर रहे हो वहां या आप बाहर कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं। आपके जितने अच्छे नेटवर्क होते हैं आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके उतने अच्छे बनते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको एडवांस लर्निंग के आपके अपॉर्चुनिटीज आपको काफी मिल जाते हैं अगर आपके नेटवर्क स्ट्रांग है। तीसरा है ऑल्टरनेटिव रेवेन्यूज। अगर आप बैंक से अगर आप डूब गए तो आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव रेवेन्यूज आपके कस्टमर के माध्यम से ही मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए नेटवर्क क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है नेटवर्क का जो होता है लीड्स, लीड जनरेशन और आपके क्लोजर में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं तो आपके ये सारे चीजें काफी स्ट्रांग रहेंगे, आप इन सारे चीजों को काफी देखिए। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ के भी काफी बेनिफिट्स हैं। आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप लेटेस्ट डेवलपमेंट से आप अपडेटेड रहते हैं और आपको हायर एजुकेशन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप क्या करने चाहिए, एडवांस लर्निंग, एडवांस डिग्री, ये सारे चीजें के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और सर्टिफिकेशंस, रेजिडेंट स्किल्स आपके क्या होने चाहिए या सर्टिफिकेशंस क्या होने चाहिए,
जो आपको आपके जॉब में आगे लेके जाए। न्यू अपॉर्चुनिटीज ये भी क्रिएट होती है। और एक फैक्टर होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फैक्टर को आप काउंटर कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली नेटवर्क। ठीक है, ये आपको कैसा लगा? और अगर आप हमारे बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे और कांटेक्ट करें। हमारे टीम मेंबर आपको कांटेक्ट करेंगे और उस हिसाब से आप अपना एक बहुत अच्छा करियर बैंकिंग, केवल बैंकिंग ही नहीं, बीएफएसआई सेक्टर में कर सकते हैं और बाद में बैंकिंग में आगे काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिए हुए नंबर पर बात करें और उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।